जब भी हम प्रदूषण का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है। लेकिन अब प्रदूषण के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी पीछे नहीं रही, बल्कि यूं कहें कि सपनों के शहर की हवा दिल वालों के शहर दिल्ली को भी अब मात दे रही है तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज इसी जो मुंबई की हवा खराब हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मायानगरी मुंबई के आसमान पर जो धुंध आपको नजर आ रही है, यकीन मानिए वो कोहरे की चादर तो नहीं है, बल्कि चकाचौंध की नगरी में पॉल्यूशन की दस्तक है। जहां दिल्ली वासियों को पिछले कुछ दिनों में मौसमी तब्दीली के साथ प्रदूषण की मार से थोड़ी राहत मिली है, वहीं मुंबईकरों को अब हवा में घुले जहर से दो चार होना पड़ रहा है। बीते दिन गुरुवार सुबह जहां मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 था, वहीं आज भी ये पुअर कैटेगरी में ही बना रहा। मुंबई वासियों के लिए ये वाकई खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्हें इस तरह के प्रदूषण की आदत नहीं है। डॉक्टर्स से की ओर से जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनसे एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुछ ही दिनों में मुंबई की हवा में ये जहर घुला कैसे, आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं और इससे बचाव के लिए जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो कितनी काफी हैं। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस शहर को ये हुआ क्या है? चारों ओर धुआं धुआं है। ये है देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई, और ये पंक्तियां इन दिनों मुंबई पर सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि इस महीने मुंबई की आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। देश की सबसे खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में मुंबई का नाम भी दर्ज हो गया है। दनादन चल रहे निर्माण कार्य, गाड़ियों से निकलता प्रदूषण और हवा की रफ्तार का घटना इस धुंध की बड़ी वजह है। बीते दिन गुरुवार को मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 पॉइंट दर्ज किया गया, जो कि सबसे खराब क्वालिटी में माना जाता है। वहीं आज भी ये खराब श्रेणी में ही बरकरार रहा, जबकि गुरुवार को दिल्ली का AQI 262, पुणे का AQI 200 और अहमदाबाद का AQI 100 दर्ज किया गया था। पिछले कुछ सालों में सबसे खराब हवा के मामले में दुनिया के शहरों में दिल्ली का नाम भी शुमार हुआ है, जिसकी वजह है पंजाब और हरियाणा की पराली जलने से उठने वाला धुआं, जिससे न सिर्फ रोड विजिबिलिटी बल्कि एयर विजिबिलिटी तक प्रभावित होते हैं। मुंबई का मामला कुछ हटकर है, जहां भीड़भाड़ की दिक्कतों को दूर करने के लिए इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम चल रहा है, जिनमें प्रमुख हैं मुंबई मेट्रो विस्तार, कोस्टल रोडवे और नवी मुंबई में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं इस प्रदूषण का एक मौसमी कारण भी है, क्योंकि सर्दियों के वक्त हवा की स्पीड कुछ कम हो जाती है, तो गाड़ियों से पैदा होने वाले पॉल्यूशन के हटने की स्पीड भी घट जाती है, और नतीजा मुंबई धुंध के आगोश में चली गई है। ET नाउ स्वदेश। और मुंबई में ये जो हवा में घुला जहर है, जो प्रदूषण की मार मायानगरी पर पड़ी है, इसके क्या इफेक्ट नजर आ रहे हैं और क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से आज जब मुंबई की हवा प्रदूषित हुई है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं सुमेरा अब्दुलाली, जो कि जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट हैं आवाज फाउंडेशन से। डॉक्टर जीनम शाह भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और चेस्ट फिजिशियन हैं वॉकॉर्ड हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं सुमेरा, उसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुंबई की आबो हवा में पिछले कुछ दिनों में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव हुआ जो इस तरह की स्थितियां आज हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि कई वर्षों में शायद इस तरह की खबरें जो हैं, हेडलाइंस अगर मुंबई का प्रदूषण बन रहा है तो मुझे नहीं याद आता कि इस तरह की हेडलाइंस कभी हाल फिलहाल कभी बनी हो। के कारण है वो काफी सालों से है, और जो प्रदूषण है वो खराब होते जा रहा है ओवर द इयर्स। और लॉकडाउन में हमको एक झलक मिला
कि प्रदूषण बिना कैसे हो सकता है मुंबई, और हम सब को थोड़ी सी आदत पड़ी कि ये भी हो सकता है। लॉकडाउन के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे कि लॉकडाउन के पहले भी था। मैंने रिकॉर्ड किया है मुंबई के आसपास में फर्स्ट डे आफ्टर लॉकडाउन कितना ब्लू स्काइज के अंदर कितना इमिशंस हो रहा था। एंड दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि आज हमने सुना है हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर से कि इमिशंस आर द रीजन। हमारे कुछ इंडस्ट्रीज हैं सराउंडिंग मुंबई, तो जरूर वो हैं, बट वो हमेशा थे, लॉकडाउन के पहले भी थे, बस लॉकडाउन में कम थे। जो चीज लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लॉकडाउन में भी जबकि सब दूसरे इंडस्ट्रीज पे काफी दबाव था, जो कम था, कंस्ट्रक्शन रात दिन चालू था ऑफ कोस्टल रोड। और उसके बाद इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। मेरे घर के बाजू में एक कंस्ट्रक्शन है और मुझे दिखता है अपने आंखों से कि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से कितना धुआं उड़ रहा है। मुझे दिखता है कैसे इसमें एक भी मिटिगेशन मेजर नहीं है, ना के पानी छिड़कते हैं, ना के कोई जात का कवरिंग है। और अगर ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेके इतना सारा दिखता है, उसके सोर्स से दिखता है, तो डेफिनेटली जो इतना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, उसीलिए ये जो लॉकडाउन के पहले है और अभी जो दिल्ली से ज्यादा बढ़ चुका है मुंबई का, दिस इज द रीजन। और ये मीन डेफिनेटली दूसरे भी कारण है, बट कंस्ट्रक्शन इज द रीजन कि ये चेंज हुआ है, जो हम दिल्ली को भी ओवरटेक किए हैं। कोई दूसरा शहर नहीं है इन दिस कंट्री विच हैज कंस्ट्रक्शन एट द सेम रेट एंड पेस विदाउट एनी मिटिगेशन मेजर्स जितना मुंबई है। बहुत अहम बात आपने कही कि क्या कोई कोई जो एक स्टैंडर्ड पैमाना जो होता है इस तरह के कंस्ट्रक्शन का, जब इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और उन कंस्ट्रक्शन में जो भी एक तयशुदा नियम है कि इन कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से किया जाना चाहिए, लोगों की सेहत और जो वातावरण है उसको नुकसान न पहुंचे, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन करते वक्त किन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए, मुंबई में ये मानना होगा कि वो आमतौर पर हमें नजर नहीं आ रहा, किसी तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे। डॉक्टर जीनम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो शरीर है, वो एक ख़ास तरह के वातावरण को एडॉप्ट करता है। हमारा जो शरीर है उस हिसाब से अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और उसमें उसको अगर डेंट भी लगता है तो उस वजह से लगता है। जैसा मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, इस चर्चा की शुरुआत में भी बोला कि मुंबई वासियों को इस तरह की प्रदूषित हवा की आदत नहीं है। किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं अगर अचानक इस तरह की एयर क्वालिटी खराब हो जाए जिसकी हमें आदत ना हो? सो बेसिकली यस, ये तो बहुत अहम बात है कि मुंबई वासियों को इतना आदत नहीं है पोल्यूशन का। पोल्यूशन के वजह से ना एवरी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। लंग्स, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं सीधा लंग्स में जाता है। इसके लिए लंग्स इज द फर्स्ट ऑर्गन जहां ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, शुरुआत करते हैं हम आंख से। आंख में नमी होने की वजह से, पोल्यूशन होने की वजह से वाटरिंग हो जाता है, आंख में धुंधला दिखना लगता है। नाक में प्रॉब्लम होता है, नाक स्टफी हो जाता है, राइनाइटिस लोगों को हो जाता है। लंग्स की बात करें तो एस्थमा बहुत कॉमन हो जाता है। जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, ज्यादा अस्थमा हो, सीओपीडी हो, निमोनिया हो या लंग फाइब्रोसिस करके इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, उन लोगों को जब भी ये एक्सपोजर होता है तो उनकी इनहेरेंट जो बीमारियां है वो बढ़ जाती है। तो हम इतने पेशेंट देख रहे हैं आजकल, फ्रैंकली मेरी पूरी ओपीडी में देखता हूँ, हॉस्पिटल एडमिशन भी देख रहा हूँ, मोर और लेस ये सब कनेक्शन मुंबई में बढ़ता हुआ पोल्यूशन की वजह से दिखता है। हर ऑल्टरनेट आदमी, इनफैक्ट मैं मेरी खुद की भी बात करूं, मेरे को अस्थमा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को लास्ट 2-3 हफ्तों से काफी लंग इश्यूज हो रहे हैं, खांसियां आ रही है, कॉफ और ब्रेथलेसनेस थोड़ा बहुत लगता है व्हेनेवर आई गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ती है। लंग्स की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है। सिर्फ एस्थमा सीओपीडी ज्यादातर लोगों को एल्डरली पॉपुलेशन होता है, यंग पीपल या फिर एल्डरली पीपल होते हैं, उन लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
उसके अलावा लंग कैंसर्स भी होते हैं, ब्रोंकाइटिस करके टर्मिनोलॉजीज होती है, ये सब प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ट इश्यूज होते हैं, हार्ट अटैक्स आना, हार्ट में काफी सारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स इज मोर और लेस लिंक टू पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आजकल लास्ट 2 वीक्स में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एवरी अदर पर्सन इज हैविंग सिमिलर इश्यूज। बात आपने कही और मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो विशेष रूप से अस्थमा पेशेंट्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि उनकी मेडिकेशन भी होती है, वो कुछ इनहेलर्स भी लेते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अपने मेहमानों के पास दोबारा लौटें उससे पहले आपको बताते हैं कि मुंबई के पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जिस तरह से फिजाओं में प्रदूषण का जहर घोलना शुरू किया है, इससे मुंबई वासियों की परेशानी किस तरह से बढ़ रही है जरा देख लीजिए। 3 से 4 दिन हो गए मेरे ऑफिस के बाहर भी अगर मैं आऊँ दोपहर के 3-4 बजे ना, तो ऐसा पूरा धूल मट्टी जो है वो दिखाई दे रही है हवाओं में। तो काफी असर पड़ रहा है लोगों पे, जिसकी वजह से हमको डेली अब मास्क पहनना पड़ रहा है। हमारे ऑफिस में भी काम चल रहा है जिसकी वजह से और धूल मट्टी आ रही है। वो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि झाड़ जितने लगाए उसको देख रेख करके उसको बड़े करें, ताकि जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े और गाड़ियों की कंट्रोल में रखें। जैसे शेयरिंग टैक्सी या शेयरिंग बसें जैसा है वैसे कुछ होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। अभी जो इलेक्ट्रिक चालू हो रहा है सरकार करे तो वो थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मुंबई में जो ऐसा धूल उड़ता है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलते जा रहा है। फिलहाल सांस लेने में जैसा मॉर्निंग में इधर अब इस समय हम फाई गार्डन में हैं और यहाँ पे जैसा आते हैं सुबह वॉकिंग वगैरह करते हैं तो धूल उड़ता है, तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आप देख सकते हैं कि आम मुंबई कर जो हैं वो भी इस फ़र्क को महसूस कर पा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके लिए इस वक्त कितना मुश्किल हो रहा है जो पहले नहीं होता था। और सुमेरा, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक चीज़ समझना चाहूँगा जो एक तर्क दिया जा रहा है कि रिफाइनरीज की वजह से इस तरह के प्रदूषण में अचानक इजाफा हुआ है। लेकिन मुंबई की बात करें तो रिफाइनरीज आज की तो है नहीं। हाँ, तो इस तर्क में आपको कितना दम लगता है या आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो तर्क है या ये जो बहस छेड़ी गई है वो कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्शन वाले जो लूप होल्स हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है? पर आपने जैसा सही कहा कि रिफाइनरीज बहुत सालों से हैं, उनसे जरूर पोल्यूशन होती है, बट कंस्ट्रक्शन इज दैट थिंग विच इज न्यू, जो कि अभी हो रही है। मैंने गए साल जबकि मुंबई का एयर पोल्यूशन एकदम से बढ़ गया, उसके पहले कभी सवाल भी नहीं आता था कि दिल्ली के साथ एक साथ में बात भी कर सके और मुंबई एयर पोल्यूशन, जबकि लास्ट ईयर एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया ड्यूरिंग विंटर। इन फरवरी मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखा था कि आप लोगों को बताइए कि ये इसके सोर्सेस क्या हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, और जबकि बहुत बढ़ता है आप एडवाइजरी दीजिए कि उनको करना क्या चाहिए। और ऑल्सो ये कि ये जो बीएमसी के हाथ में जो पावर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के डायरेक्ट पावर्स हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का समझो, मैं मानूं कि रिफाइनरी का ज्यादा है कंस्ट्रक्शन से, तो भी कंस्ट्रक्शन का सिग्निफिकेंट शेयर है, वो तो हमारे मुंबई एक्शन प्लान, क्लाइमेट प्लान में भी दिखता है कि कंस्ट्रक्शन का शेयर है उसमें। तो क्यों मैं कहूं कि जबकि हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में बीएमसी और गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि कोई भी मिटिगेशन मेजर उनके खुद के साइड पे नहीं है? तो बस ये मेरा जवाब होगा कि हर एक को खुद से शुरू करना है। जो काम रिफाइनरी का जो यूनियन गवर्नमेंट पे जाता है, वो बेशक वो लेटर लिखे हैं यूनियन गवर्नमेंट को, वी वेलकम हिज स्टैंड्स, वी वेलकम दैट के रिफाइनरी का कम हो, पर जो हम खुद के हाथ में कर सकते हैं, जो हमारे बीएमसी के हाथ में है, वो हम इंसिस्ट करें कि बीएमसी अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स। तो क्या हम डेकेड्स के लिए ये सफर करेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं इनफ टू गिव अस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स, या कि जो हमारे बिल्डर्स हैं वो पैसा खर्च करने नहीं चाहते हैं टू सेफगार्ड आवर हेल्थ, और वो जो बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑफ हेल्थ वो सब हमको अपने आप
करना पड़ेगा एज इंडिविजुअल्स। इनफैक्ट ये भी नहीं करेंगे कि हमको एक उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका ट्विटर प्लेटफॉर्म है, वो व्हाट्सएप मैसेजेस, जबकि फ्लडिंग होती है तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि ये रास्ते पे मत चलना, दूसरे रास्ते पे जाना, इधर संभालना, क्या करना चाहिए। क्या एयर पोल्यूशन बस इमरजेंसी नहीं है कि हम वी शुड बी गिवन दिस फैसिलिटी बाय द बीएमसी, बाय द गवर्नमेंट, जबकि जबकि यूएन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एयर पोल्यूशन इज द सिंगल लार्जेस्ट हेल्थ इमरजेंसी फेसिंग द वर्ल्ड, और हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं ये एयर पोल्यूशन। तो हमारी हेल्थ बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको ये सुविधा मिले फ्रॉम आवर गवर्नमेंट दैट वी हैव इलेक्टेड एंड वोटेड फॉर। ये मेरा सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध हवा का जो एक अधिकार है जो प्रकृति ने दिया है, अगर उसमें जिस भी फैक्टर से जहर घुल रही है उसे ठीक करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं की है, जिन प्रशासन की है, उनको कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। और ये शिफ्टिंग वाली जो बात है ना कि इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, ये वजहें तो सब जान रहे हैं, लेकिन इन वजहों को, इन फैक्टर्स को, इनका समाधान निकालना सबसे आवश्यक है। डॉक्टर जीनम, चर्चा की शुरुआत में जब आप जिक्र कर रहे थे अस्थमा पेशेंट्स का, तो मैं समझना चाहूँगा कि हम देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा संख्या है अस्थमा पेशेंट्स की, कुछ सीवियर भी हैं। ऐसे में उन लोगों को किस तरह की एहतियात रखनी चाहिए? किसी की मेडिकेशन चल रही है तो वो किन बातों का ख्याल रखे? तो सबसे पहले अस्थमा के बारे में बात करें ना, तो काफी तक लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको अस्थमा है। अस्थमा इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। अप टू 5% लोगों को इंडिया में अस्थमा है कुछ फॉर्म की, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है। उनको लगता है बार बार खांसी होना, जुकाम होना वो नॉर्मल चीज है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास सबसे पहले जाइए और पता करिए आपको अस्थमा है कि नहीं है। अस्थमा का मतलब होता है आपको कोई चीज की एलर्जी हो, वो एलर्जी वातावरण में धूल मिट्टी की हो या बहुत सारे फैक्टर्स होती है जो लंग्स में जाके आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से आपको सांस फूलती है, खांसी आती है, ये सब चीजें होती है। तो अगर आपको अस्थमा है और ये पोल्यूशन लेवल जो जितना हाई है बॉम्बे में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अस्थमा कंट्रोल में होना चाहिए। अस्थमा ऐसी बीमारी नहीं है जब मुझे प्रॉब्लम होगा तभी मैं दवाई लूंगा। अस्थमा का मतलब होता है कि आप रेगुलरली दवाई लो जिससे आपका अस्थमा कंट्रोल में रहेगा, और अगर कंट्रोल में होगा तो फिर आपको ये पोल्यूशन से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपका दवाई के बिना जो होगा। इसके लिए अस्थमा आपको हमेशा पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके कंट्रोल में रखना है। जो भी मेडिसिन आपको बताई गई, प्रेडोमिनेटली जो इनहेलर्स बताए जाते हैं, उसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके अलावा आप कभी भी स्टेप आउट करते हैं, आपको लग रहा है कि आप पोल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हो, AQI मॉनिटर सब जगह रहते हैं, आप अपने मोबाइल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन से एरियाज में ज्यादा पोल्यूशन लेवल्स है अभी फिलहाल। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करिए, आपको किधर जाना है तो वहां देख लो पहले कि AQI लेवल्स कब कब सबसे कम होगा, तो आप वो टाइम पे जाओ जहां पोल्यूशन कम रहेगा, तो आपके हेल्थ इफेक्ट्स भी कम होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जब आप बाहर जाओगे तब आपको याद रखना है कि आपको मास्क पहनना है। N95 इज द बेस्ट मास्क। स्पेशली जिसको अस्थमा है और एनी काइंड ऑफ लंग प्रॉब्लम है, उनको N95 पहन के ही बाहर जाना है, जिससे आपका एक्सपोजर जो हो पोल्यूशन का सबसे कम हो। उसके अलावा आपको याद रखना है जब पोल्यूशन कब सबसे ज्यादा कब होता है, पीक आवर्स पे। व्हीकलर जो गाड़ियां चलती है उससे जो एग्जॉस्ट से जो सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो पोल्यूशन मैक्सिमम टाइम्स होता है जहां अपना पीक आवर्स होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो 8 से 10 बजे तक के 10 से वो टाइम पे, और इवनिंग आवर्स में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तब आपको वेंचर आउट नहीं करना है। जब आपको एक्सरसाइजेस करनी है तो आप वो टाइम पे मत करिए, आप दूसरे अलावा टाइम पे करें, या सबसे बेस्ट होता है इंडोर एक्सरसाइजेस करें जिससे आपको वो एक्सपोजर ही ना हो। उसके अलावा जरूरी है आप जब भी घर पे रहो, इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो इंडोर एयर पोल्यूशन किससे होता है? कुकिंग से होता है, स्मोकिंग से होता है, बहुत सारे कुछ भी चीज जलाते हो, अगरबत्ती है, वो सब चीजों से होता है। तो वो चीजों को सबसे ज्यादा मिनिमाइज करना है। हम हमेशा पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तब आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं, इंडोर पोल्यूशन तो हम भूल ही जाते हैं। तो इंडोर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स अपना स्पेंड होता है इंडोर में। तो ये सब पोल्यूशन वाली चीजों को भी कम करना है जिससे आपका अस्थमा कंट्रोल में रहे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, आप एस्थमेटिक हो तो। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, इंडोर पोल्यूशन, जिसके बारे में शायद लोगों को ज़्यादा जागरूकता नहीं रहती है। एक लास्ट रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा सुमेरा जी आपसे। हमारे पास कौन से ऐसे उपाय हैं, अगर हम देखें एक आदर्श के तौर पर, अगर कुछ कंट्रीज़ को हम आदर्श माने जहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत बड़े कदम उठाए गए जिन्हें भारत भी अपना सकता है?
बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो बहुत अलग अलग जात से पोल्यूटेड थे पहले, अभी भी हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ही उनका अच्छा हालत है, बट जो पहले थे उससे बहुत कम हो चुका है। आप देखेंगे सिटी ऑफ लॉस एंजलिस, जहाँ के इतना पोल्यूशन होता था 20-30 साल पहले, उसको काफी कुछ कंट्रोल किया है। लंदन में अलग अलग जात के पोल्यूशंस को कंट्रोल किया है, बिकॉज पीपल टेक दिस सीरियसली। उनके इंडस्ट्रीज, उनके जो वेहिकुलर पोल्यूशंस, कितने व्हीकल्स, ये सब पे कंट्रोल आता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका कंस्ट्रक्शन, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज। आप उधर देखेंगे वो एक उनके जो इक्विपमेंट है उसका, उसके ऊपर ऐसे होता है कि वो ज्यादा नहीं करे, उसके ऊपर कोई सा का कवरिंग होता है, वो पानी का वो होता है, जो कि सब कुछ हमको पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी सब है, हम इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी पहुंच में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल जो है, उसके लिए जो एक्शन प्लान बनना चाहिए, जिस तरह का उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वैसा नहीं होता। हम देखते हैं जब समस्या आती है तब समाधान खोजे जाते हैं। ये जो समाधान है ये हमेशा चलते रहने चाहिए। और कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त मुंबई में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर एक ढांचा बनाना होगा कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो और उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो वातावरण में ना घुले, उसके लिए क्या रोकथाम के तरीके अपनाए जाएं, उसके बारे में भी तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। उनको अमल में लाना होगा और साथ ही अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिए। जैसे डॉक्टर जीनम ने कहा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खासतौर पे एस्थमेटिक पेशेंट्स, एलर्जिक पेशेंट्स और बच्चे जो हैं उनका विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब खबरों में कुछ और खास खबरों की ओर बढ़ते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी खर्च में इजाफे की बात हुई है। जी हां, केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेगी। इस पैसे को सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी और मनरेगा पर खर्च करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वित्त मंत्री ने आज संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया है, यानी कि चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त खर्चे की मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है। सरकार ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया है उसके हिसाब से चालू वित्त वर्ष के लिए जो एडिशनल ग्रॉस स्पेंडिंग है उसके लिए 4,35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है, जिसमें जो एडिशनल कैश आउटगो होगा वो 3,25,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसकी मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है। सबसे ज़्यादा रकम जो है वो फर्टिलाइजर्स सेक्टर को मिल सकता है और उसकी मंजूरी मांगी है सरकार ने, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर को अतिरिक्त 1,09,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दी जा सकती है सब्सिडी के तौर पे, जिसमें यूरिया सब्सिडी के तौर पे करीब 86,000 करोड़ रुपए की रकम है और पीएन के फर्टिलाइजर सब्सिडी जो होता है, जो कि एनपी के कैटेगरी में आता है, उसके लिए करीब 23,122 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो मांगी है सरकार ने। जहां तक फूड सब्सिडी का सवाल है तो फूड सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च के लिए 80,348 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो सरकार ने संसद से मांगी है। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज पे अगर आप बात करें, खासकर एयरफोर्स को अलग अलग मद में जो खर्च करने हैं उसके लिए 7,630 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च की मंजूरी जो है वो सरकार ने मांगी है। जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर का सवाल है उसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मंजूरी जो है वो मांगी है सरकार ने, जिसमें करीब 22,000 करोड़ रुपए जो है वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को एलपीजी पर जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दिए जाएंगे और जो बाकी की रकम है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी के एक्सपेंशन पर खर्च किया जाएगा। जहां तक रूरल डेवलपमेंट का सवाल है इस मंत्रालय के लिए करीब 33,342 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग सरकार ने की है, जो कि मनरेगा और पीएम आवास योजना पर जो खर्च है उसके लिए ये रकम मांगी गई है। बढ़ते हैं आगे। आईडीबीआई बैंक की ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख जनवरी तक बढ़ सकती है। कॉनकोर के विनिवेश और एनएमडीसी और बीईएमएल के डी मर्जर को लेकर भी खबर आ रही है। क्या है पूरी खबर, बता रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल।
जी, जैसा कि हम जानते हैं आईडीबीआई के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनवाइट कर चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो दिसंबर 16 है। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये लास्ट डेट ईओआई सबमिशन की एक्सटेंड करने की पूरी उम्मीद है अर्ली जनवरी तक। रीज़न ये है कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं उनको रिटन रिक्वेस्ट आए हैं जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में जो फेस्टिव सीज़न है, ऑनगोइंग फेस्टिव सीज़न, ईयर एंड भी है, उसकी वजह से भी ये रिक्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट को। और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन रिक्वेस्ट को मानने की पूरी उम्मीद है, तो अर्ली जनवरी तक ये एक्सटेंड हो सकती है आईडीबीआई की ईओआईज़ की डेडलाइन। और अगर हम अदर ट्रांजैक्शंस की बात करें स्ट्रैटेजिक सेल के अंदर, तो जो कॉनकोर के जो स्ट्रैटेजिक सेल है उसके जो ईओआईज़ हैं वो जनवरी में आने की उम्मीद है। ये सूत्र कंफर्म करें, उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन इस मंथ नहीं आ पाएगा, जनवरी तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बेमिल जो दो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं स्ट्रैटेजिक सेल के, वो भी इस साल पूरा नहीं हो पाएंगे, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। बिड्स दोनों के आ सकते हैं इस साल, लेकिन जो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू आएगा दोनों से वो अगले साल के ही टारगेट में जुड़ेगा, इस साल नहीं जुड़ पाएगा, ये भी सूत्र कंफर्म करें। तो अब ये देखना रहेगा कि जो दीपम है वो ओएफएस पे ट्राई करेगी फोकस करने के लिए Q4 में, जो अपना टारगेट है उसको कितना मीट कर पाती है ओएफएस के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नवंबर में देश में ऑटो सेल्स के रिकॉर्ड इजाफा ऑटो सेल्स में हुआ है। फाडा के मुताबिक रिटेल बिक्री में करीब 26% की बढ़त हुई है, जिसमें 3 व्हीलर्स की सेल्स में 80% का उछाल आया है। डेफिनेटली 2 व्हीलर में भी ऑफटेक शुरू हो गया है। अगर ऑटोमोबाइल डीलर्स जो है, 2 व्हीलर के ऑटोमोबाइल डीलर्स काफी वरीड चल रहे थे, पर अगस्त मंथ से लगातार जो है 2 व्हीलर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और ईयर में अगर आप कंपेयर करेंगे 2 व्हीलर में ग्रोथ भी देखने को मिल रही थी। और फेस्टिव मंथ जो रहा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा था 2 व्हीलर के लिए। एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए गए 2 व्हीलर इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ फेस्टिव के बाद जो है ये कंटिन्यूटी आपको नवंबर के माह में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 व्हीलर में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो करीब 24% की ग्रोथ आई है। और अगर प्री कोविड ईयर की बात करते हैं, 2019 से अगर अपन कंपेयर करते हैं, तो करीब मात्र 1% नीचे चल रहा है 2 व्हीलर मार्केट प्री कोविड ईयर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल ये अच्छा पॉजिटिविटी है, एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है कि जो 2 व्हीलर में एक वरी का पॉइंट था कि एंट्री लेवल परफॉर्म नहीं कर रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर्स अब दर्शाते हैं कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। डेफिनेटली हम लोग अभी भी थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ये ट्रेंड अगर आने वाले 2-3 महीने अगर बरकरार रहेंगे तो बोल सकते हैं कि 2 व्हीलर सेगमेंट की पूरी रिकवरी या हो चुकी है। बढ़ते आगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने कार और बाइक का बीमा 3 और 5 साल तक करने का प्रस्ताव दिया है। इरडा ने इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे तैयारी के पीछे किस तरह की मंशा है और किस तरह की व्यवस्था हो सकती है? देखिए, ग्राहकों को ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया है। यानी मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो 3 साल और 5 साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है कानून के मुताबिक, और ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर भी 3 साल और 5 साल का प्रस्ताव दिया गया है। 2018 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था ओन डैमेज सेगमेंट में। लेकिन एक बार फिर नए तरीके से नए प्रारूप के साथ रेगुलेटर ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो प्राइवेट कार होती है वहां पर 3 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों, और जो बाइक है वहां पर 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों। इसमें और चीज जो जोड़ी गई है कि अगर आपने पॉलिसी ली है 5 साल की, तो 1 साल बाद अगर आप चाहते हैं तो आप जो बाकी के 4 साल का प्रीमियम का पैसा है वो रिफंड भी आपको दिया जाएगा। अगर आपने पॉलिसी ली है और पूरे 1 साल में किसी भी तरह का आपका क्लेम नहीं आया है, तो जिस तरह से सामान्य 1 साल की पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है, उसी तर्ज पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी नो क्लेम बोनस का प्रावधान होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर अगर पहले साल में या दूसरे साल में अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उसके बाद आपके लिए रिफंड का विकल्प नहीं होगा। तो ये जो
तो शर्तों के साथ रेगुलेटर के द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सुझाव मांगे गए, और इसके पीछे मकसद यही है कि जो जिस तरह से ओवरऑल इंश्योरेंस के स्पेस में बदलाव हो रहे हैं, ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प देने की नज़रिए से ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। मोटर के अलावा फायर इंश्योरेंस के अंदर भी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सुझाई गई है, अगर जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन अपार्टमेंट या आवासीय घर है, तो वहां पर अगर 30 साल तक का आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 5 करोड़ से कम का सम एश्योर्ड है, यानी जो कीमत है आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो 5 करोड़ से कम है, तो 5 साल तक की फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है प्रॉपर्टी के लिए प्रस्ताव दिया गया। तो काफ़ी बड़ा बदलाव है इंश्योरेंस स्पेस में, जहां पर ग्राहकों को विकल्प देने के मकसद से लंबी अवधि की पॉलिसी देने का प्रस्ताव है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। स्टील मंत्रालय ने स्पेशलिटी स्टील की पीएलआई स्कीम के लिए 67 एप्लीकेशंस का चुनाव किया है। ईटी नाव स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए 30 कंपनियों ने अर्जी दी है। पूरी खबर क्या है बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ईटी नाव स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, इस खबर के क्या मायने हैं और जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरह से यह संभावनाओं का द्वार खोलेगा। देखिए, देश में जो स्पेशलिटी स्टील है उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। ज्यादातर हम उसके लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। लिहाजा सरकार इस सूरत हाल को बदलना चाहती है और प्रयास ये किया जा रहा है कि देश के अंदर ही जो स्पेशलिटी स्टील कैटेगरी के जो अलग अलग स्टील्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जुलाई में, यानी कि 2021 जुलाई में सरकार ने एक पीएलआई स्कीम की घोषणा की थी, जिसकी साइज जो थी वो 6,300 करोड़ रुपए थी। उसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनियों को प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव्स मिलना है। इस स्कीम के तहत 5 साल के अंदर जो भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी सुपर स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन के लिए, उनको प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव्स दिया जाएगा। उसके लिए एप्लीकेशंस मंगाए जा रहे थे। 39 कंपनियों ने इसके लिए 35 कंपनियों ने करीब 79 एप्लीकेशन जो हैं वो स्टील मंत्रालय को भेजे थे। उसके बाद इसकी समीक्षा की जा रही थी और अब उसमें से 67 एप्लीकेशंस को स्वीकार किया गया है। 30 कंपनियों की एप्लीकेशंस हैं और सरकार को उम्मीद है कि इससे करीब 42,500 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो इस सेक्टर में आएगा और करीब 70,000 लोगों को डायरेक्ट तौर पर नौकरियां जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा स्पेशलिटी स्टील की बात करें तो करीब 26 मिलियन टन कैपेसिटी का जो नया एडिशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पे इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा 15 सितंबर को इसकी म्याद खत्म हुई है। 15 सितंबर 2022 को एप्लीकेशन देने की सरकार उसकी समीक्षा कर रही थी। कई नए सेक्टर्स को इस बीच में जोड़े गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जब एक बार एप्लीकेशंस का सिलेक्शन हो गया है उसके बाद सरकार इस स्कीम पर आगे बढ़ेगी और जल्द ही कंपनियों को उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो एप्लीकेशन जिन कंपनियों ने दिया था उसमें तमाम बड़ी कंपनियां थी। मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, सेल, तमाम कंपनियों ने इसमें एप्लीकेशन दिया है। उस हिसाब से जो सिलेक्टेड कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव्स मिलेगा और बहुत जल्द ही आप देश के अंदर स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन होता हुआ देख पाएंगे। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। की कोशिश कामयाब नहीं हुई। निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी इस हफ्ते 2 हफ्ते की तेजी को कायम नहीं रख सका और इस हफ्ते 230 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी की रफ्तार कायम है और लगातार ये 10वां हफ्ता है जब निफ्टी बैंक तेजी पर बंद हुआ। आज दिन भर और पूरे हफ्ते बाजार में कैसी हलचल रही और अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे, पूरे एनालिसिस के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं बाजार का ब्यौरा। आज हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ जरूर दिखाई दे रही है लाल निशान में, लेकिन निचले स्तरों से हम देख रहे थे कि अच्छी यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी देखेंगे तो 112 अंक नीचे की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स में करीब 390 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूती बनी हुई थी और लगभग 36 अंक ऊपर की जो मजबूती थी वो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो पड़ला भारी था वो आज बिकवाली की तरफ था। गिरने वाले शेयर्स आज ज्यादा थे
और हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 3 शेयर्स ऐसे थे जो कि आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो मार्केट में आज के दिन कमजोरी थी, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि इस पूरे हफ्ते बाजार में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस पूरे वीक अगर बात करेंगे तो निफ्टी में लगातार 2 हफ्तों की तेजी के बाद हमने देखा कि आज कमजोरी देखने को मिली और लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी ने। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 0.5% का नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर लगातार मजबूती जारी है और लगातार ये 10वां हफ्ता है जब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग इस वक्त दिखा रहा है। इसके अलावा अगर इंडेक्स स्पेसिफिक गेन की बात करेंगे तो टॉप परफॉर्मर था इस हफ्ते का पीएसयू इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स अगर देखेंगे शानदार तेजी 5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला वीकली। एफएमसीजी में करीब 2% का, बैंक निफ्टी में 1% का, उसके बाद फाइनेंस और मेटल में भी हमने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग ही यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि मेटल शेयरों में भी इस पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो इस बार के टॉप लूजर थे आईटी शेयर। भारी कमजोरी देखने को मिली। इस बीच ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी जो निकल कर आई, कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस आ रहे हैं एनालिस्ट मीट में, वो कुछ नेगेटिव थे और उसी के चलते हमने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए इस पूरे हफ्ते करीब 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद दूसरा नंबर है रियल्टी स्टॉक्स का, यहाँ पर भी कमजोरी थी और रियल्टी इंडेक्स देखिए करीब 3% नीचे। उसके बाद एनर्जी, फार्मा, मीडिया, ऑटो और सरकारी कंपनियों में भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी के गेन चढ़ने वाले शेयरों पर अगर देखेंगे तो एचयूएल था इस हफ्ते का टॉप परफॉर्मर, 4% ऊपर का रिटर्न दिया। एलएनटी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिला। इस हफ्ते हमने देखा कि एलएनटी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ के पार भी निकल चुका है। शानदार तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला और इस पूरे हफ्ते भी 3% की तेजी एलएनटी में देखने को मिली। उसके बाद नंबर है एक्सिस बैंक का, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया। एशियन पेंट्स में भी देखिए कच्चे तेल में जो दबाव आया उसका फायदा यहाँ पर एशियन पेंट्स को मिला और 3% ऊपर एशियन पेंट्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेस्ले इंडिया भी करीब 3% ऊपर। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों पे बात करेंगे तो टॉप 2 शेयर्स यहाँ पर आईटी स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखिए आज ही गिरावट काफी भारी पड़ गई स्टॉक में और हमने वीकली रिटर्न अगर देखेंगे तो करीब 10% टूटा ये शेयर। टेक महिंद्रा में 7% की गिरावट दिखी। टाटा मोटर्स, सन फार्मा और विप्रो में भी यहाँ पर 4 से 5% की वीकनेस देखने को मिली। अब मिड कैप में किस तरह का प्रदर्शन था ये भी आपको एक बार दिखा देते हैं। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पर शानदार मजबूती देखने को मिली। इस पूरा वीक हमने सरकारी बैंकों में शानदार तेजी देखी और टॉप परफॉर्मर था यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया करीब 13% ऊपर। उसके अलावा वरुण बेवरेजेस, गोदरेज इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट्स में भी अच्छी खरीदारी इस पूरे वीक देखने को मिली। तो ये पूरा हफ्ता था हमने देखा छोटे मझोले बैंकिंग शेयरों के नाम था जिसमें कि सरकारी बैंकों में शानदार मजबूती देखने को मिली। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आईआरएफसी टूटा, काफी अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली, लेकिन इस पूरे हफ्ते यहाँ पर बिकवाली का दबाव हावी था और 10% की गिरावट यहाँ पर दिखी। और इसके अलावा मिड कैप आईटी शेयरों में भी कमजोरी ही देखने को मिली। पर्सिस्टेंट सिस्टम देखिए, कोफोर्ज, एम्फेसिस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर करीब 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के बात करें तो निफ्टी के लिए ये हफ्ता जो था वो थोड़ा वीकनेस भरा था, खास करके आईटी स्टॉक्स के लिए यहाँ पर भारी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन सरकारी बैंकों में तेजी अभी भी बनी हुई है और बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा कारोबार इस पूरे हफ्ते देखने को मिला। था बाजार का पूरा हाल। बढ़ते आगे, हीलियोस कैपिटल के दिनशॉ ईरानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में आगे गिरावट आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। गिरा है वो तो बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है, तो मतलब इसीलिए क्रूड गिरा है इतना जोरों का। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट अच्छा होता है वो तो बात अलग है, हमारा भी क्रूड बास्केट, इंपोर्ट बास्केट काफी बड़ा है, इसलिए हमें तो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा रहेगा और एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम था ही नहीं इन्फ्लेशन का। बट ये इंडिकेटर जो है इतना जोरों का जो क्रूड गिरा है अभी 77, 75, 77 ऐसे कुछ आ गया है ब्रेंट, तो आप पॉजिटिव नहीं होता, मतलब उससे आपके वाइब्स जो होते हैं, ग्लोबल वाइब्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आज की तारीख में हमें ऐसे लग रहा है इंडिया एक्चुअली बहुत ही बढ़िया किया है, ये ईयर टू डेट आउट परफॉर्म किया है सारी इकोनॉमीज, सॉरी ग्लोबली मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। बट अभी जाके हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ब्रीदर मिले बाजार को तो अच्छा है,
क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा दिस ग्रोथ, क्योंकि अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया अकेला इतना लड़ता नहीं लड़ सकता है इस ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अल्टीमेटली एक थोड़ा ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अभी हो गया, अभी बहुत हो गया यहाँ पे, एंड मे बी इट विल स्टेबलाइज फ्रॉम हियर ऑन। इसलिए हमें लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर के लिए या तो 2-3 क्वार्टर के लिए पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने कहा है कि महंगाई अब ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में आ रही कमी को लेकर इकोनॉमी के लिए जो संकेत हैं वो ठीक नहीं है। मिश्रा का कहना था कि अगर एक्सपोर्ट घटता है तो क्रूड के सस्ते होने का फायदा देश को नहीं मिल सकेगा। I think inflation is going to be incrementally less of an issue. I think the bigger binding constraint is on the external account. So the balance of payments, the concerns because of higher energy costs are now mostly done because oil is now less than $80 a barrel. But I think the concern is now coming from the slowdown in exports. So, you know, if a $20 per barrel drop in oil prices can give you a saving of about $30 billion. But if your exports fall by 10%, you lose $45 billion. Capital inflows can also be at risk. As of now, there is a risk on because China is reopening and there is some portfolio inflows happening. But as interest rates in dollar terms remain high for at least the next 12 months, the potential outflow of dollars from India can actually continue, and those impose risks. Now, in this environment, I think the objective of macroeconomic policy should be to moderate the pace of growth. In case there is a global accident, the risk of something breaking would be then lower. So, our expectation is that the fiscal deficit ratio will be brought down from the 6.4% in FY23 to possibly somewhere in the late 5% in FY24. बढ़ते हैं आगे। एसआईपी में निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों को देखें तो ये लगातार दूसरा महीना है जब एसआईपी निवेश 13,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। इन ताजा आंकड़ों को लेकर एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश से ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह ने खास बातचीत की। इस बातचीत में वेंकटेश ने कहा कि रिटेल निवेशकों का बाजार में भरोसा तेजी से बढ़ा है। एसआईपी ने नए आंकड़े छुए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश। सर, सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो नवंबर के महीने आंकड़े आए हैं वो किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे महीने जो एसआईपी का नंबर है वो 13,000 से ज्यादा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि जो इक्विटी के अंदर इनफ्लो है उसमें काफी गिरावट हुई है। मेरे अंदाजा से रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑन SIP इज इंटैक्ट और रादर इट इज इम्प्रूविंग बिकॉज इसलिए आप देख रहे हैं कि 13,000 का आसपास SIP इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन। फोलियोज के बारे में आप पूछेंगे तो फोलियोज का ऊपर 6 करोड़ का फोलियोज SIP फोलियोज आर देयर। इट्स एन ऑल टाइम हाई एंड इट इज ग्रोइंग एवरी टाइम इट इज ग्रोइंग। डायरेक्ट इक्विटी में इट इज़ कमिंग डाउन एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो इट इज़ कमिंग डाउन। वो इसलिए कि शायद वो मार्केट्स में प्रॉफिट देख रहे, वो प्रॉफिट्स को इनकैश करके कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बाइंग हाउस और बिकॉज इट्स ऑल फेस्टिवल सीजन। तो मेरे अंदाजे से बजट अभी आने वाले हैं, बजट थोड़ा अच्छा सा बजट आएगा कि हमारा पास उम्मीद है। तो वो बजट अच्छा हो गया तो मार्केट्स और रिबाउंड करेंगे और ज़्यादा लेवल्स पे जाएंगे, तो यू विल सी मोर इंटरेस्ट कमिंग इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज इन द SIP। और सर, अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ आपको लगता है कि एक अलग ट्रैक्शन दिखेगा और एक जो गति पकड़ी हुई थी डेट म्यूचुअल फंड ने वहाँ उस पर भी ब्रेक लगेगा? एट दिस मोमेंट यस, क्योंकि रेट हाइक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं है। रेट हाइक साइकिल एटलीस्ट अनदर 2 more रेट हाइक्स इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। तो वो रेट हाइक होने के बाद वो RBI पॉज करेगा
when RBI pauses, you will see more funds coming back into the debt mutual fund, and which I believe is the right step at this particular point. आगे जीत के बाद हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से सरकार की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर पेंच फंस गया है। विधायकों की 6 बजे होने वाली मीटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक 11 विधायक ही कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। दूसरी ओर प्रतिभा सिंह समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि रेस में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ साथ प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू आगे थे, लेकिन अब कुछ और नाम भी सामने आ गए हैं। ऐसे में सारी नजरें कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी जीती है और उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, आज वो मुख्यमंत्री के हकदार है। हम प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश का हित के लिए श्री प्रतिभा सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जो इस प्रदेश के लिए मिलजुल कर चला सकते हैं। अगर इतनी सीटें आई है वो जो है रानी प्रतिभा सिंह अध्यक्ष होने पर जो है तभी आई है। रानी प्रतिभा सिंह को सेंटर से हमारा हाई कमान के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया है। आज 40 सीट आई है तो रानी प्रतिभा सिंह के वजह से जो हाईकमान का फैसला होगा, उनको लगेगा, जो सक्षम व्यक्ति उन्हें लगेगा वो उसको बनाएंगे। और हमें लगता है कि रानी साहबा इसके लिए बहुत सक्षम है और किसी और को भी बनाते हैं तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कितने या मेरे साथ इतना, नथिंग, एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी सिर्फ विधायक हूँ। बढ़ते आगे, हिमाचल में कांग्रेस नए सीएम का नाम तय करने में जुटी हुई है। वहीं गुजरात में बीजेपी ने भूपेंद्र सरकार 2.0 बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सीएम भूपेंद्र बघेल ने आज अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। नए सीएम चुने जाने तक वो केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। वहीं नए नेता चुनने के लिए कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें भूपेंद्र पटेल के नाम पर फिर मुहर लगने की औपचारिकता पूरी की जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनावों में पटेल को ही सीएम के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। नई कैबिनेट के 12 दिसंबर को शपथ लेने की उम्मीद है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। आज राज्यसभा में इसे जुड़ा हुआ प्राइवेट बिल पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया और इस पर मतदान की मांग की। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। इसके बाद बिल को पेश किया गया। बिल को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा चढ़ने की उम्मीद है। मैं जाता हूं, सब लोग यही पूछते थे कि जनसंख्या बिल कब आएगा। देश की आगे आने वाली भविष्यों के लिए, अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए जिस हिसाब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश की रचना कर रहे हैं, वेरी समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू कंट्रोल, जिससे क्या होगा कि हर जात को, हर धर्म को उसका फायदा होगा। हिंदू को भी होगा, मुसलमान के बच्चों को भी होगा। एक पूरे देश का इकोनॉमी सिस्टम विल कम इन कंट्रोल। मेरे बिल का विरोधी विपक्ष थोड़ा विरोध करेंगे, व्हाटएवर, थोड़ा करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन उनको समझ में आएगा कि 15-20 साल बाद कि इस बिल को लाना कितना जरूरी था। इधर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित सालाना समिट पर पानी फिर सकता है। एजेंसीज की खबरों को सही माने तो यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन पर पुतिन की एटमी हमले की धमकी के बाद भारत की तरफ से इस बैठक को टाला जा सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी। नॉर्मली रशिया का प्रेसिडेंट और भारत का प्रधानमंत्री साल में एक बार मिलते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
का इस साल मिलना था, समिट होना था, लेकिन इस साल में बहुत कुछ हो चुका है। एक लड़ाई हो चुका है। आपका पता है, ये प्रेसिडेंट पुतिन को नरेंद्र मोदी जी कहे हैं, ये 21st सेंचुरी इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। ये सब बातचीत हुआ है। भारत और रशिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस साल कोई मीटिंग नहीं होगा। शायद नेक्स्ट ईयर शुरू में होना चाहिए, और ऐसा हो ही सकता है ये नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर ये मीटिंग भारत और रशिया का मॉस्को में होना है। ये मॉस्को में होगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सामने होगा बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उस